दिल्ली के रोहिणी इलाके में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में धरना चल रहा है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कई लोग समर्थन में उतर आए हैं, वहीं कुछ उनके विरोध में भी हैं। और इस बीच विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा कि आचार्य धीरेन्द्र पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब गलत साबित होंगे, लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन्हें चुनौती दे डाली है। बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन रोहिणी के जापानी पार्क में बागेश्वर बालाजी शिष्टमंडल की तरफ से किया जा रहा है। इस पूरे विवाद में अब सियासत भी तेज हो गई है। कई बीजेपी नेताओं के समर्थन के बाद विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने भी धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा कि सनातन धर्म चादर और फादर वालों से डरने वाला नहीं है। आचार्य धीरेन्द्र की कई परीक्षाएं ली जा रही हैं, लेकिन वो सभी परीक्षाओं में अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खरे उतरेंगे। देखिए, बागेश्वर धाम तो एक बहाना है। चादर और फादर को जो हिंदुत्व का काम करने वाले उनको मिटाना इनका एक मात्र लक्ष्य है। दूसरी ओर ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कई सवाल उठाए। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। 26 जनवरी से पहले जम्मू में दहलाने की साजिश किसने रची, इसका पता लगाने के लिए एनआईए की टीम जम्मू के नरवाल पहुंच गई है। और खबर है कि नरवाल में टाइमर से आईडी लगाए गए थे। कल 2 नहीं बल्कि 3 धमाके हुए थे। तीसरा धमाका बजल्ता में ट्रक के यूरिया टैंक में हुआ और इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जम्मू के नरवाल में कल हुए धमाकों की जांच करने के लिए एनआईए की टीम नरवाल पहुंच गई है और घटनास्थल पहुंचकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। एनआईए की टीम ने पुलिस से मामले की डिटेल्स भी ली। खबर यह है कि नरवाल में टाइमर से आईडी लगाए गए थे। साथ ही शनिवार की रात बजल्ता में ट्रक के यूरिया टैंक में ब्लास्ट हो गया, जिसमें पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक की, साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। नरवाल इलाके में कल 30 मिनट के अंदर पहले एक एसयूवी और फिर कार में 2 धमाके हुए। पहला धमाका रिपेयर के लिए लाई गई एसयूवी में हुआ। धमाकों के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सेना और पुलिस की टीम जांच कर रही है। इस मामले में कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस नरवाल इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। फिलहाल लोगों को घटनास्थल से दूर रहने और अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और बंगाल से आए दिन बवाल की खबर सामने आती रहती है। आज पुलिस को दक्षिण 24 परगना से बम का बैग बरामद होने के बाद एक पिस्तौल और 1 राउंड कारतूस भी बरामद हुए। तो पुलिस को अंदेशा है कि ये सब हथियार और विस्फोटक का कल की हिंसा से कनेक्शन हो सकता है। तो वहीं पुलिस ने कल गिरफ्तार हुए 3 आईएसएफ कार्यकर्ताओं को आज अदालत में पेश भी किया है। आज पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में फिर से बम से भरा बैग बरामद हुआ। ये बैग कहां से आया, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये बम टीएमसी के कद्दावर नेता आराबुल इस्लाम के घर के पास से बरामद किए गए हैं। इससे पहले कोलकाता में शनिवार को इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल थे, इस कारण सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से रोड खाली करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कोलकाता पुलिस ने बल का प्रयोग किया। वहीं पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कल हुई हिंसा में इस्तेमाल बम यहीं से तो नहीं आए थे। साथ ही इन बैग में कितने बम मौजूद हैं, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। जहांगीरपुरी में पकड़े गए 2 आतंकवादियों से पूछताछ में जहां पाकिस्तानी टेरर एंगल की बात सामने आई थी, वहीं अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक विदेशों में बैठे अलगाववादी गुट भारत के खिलाफ खालिस्तानी साजिश रच रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया की मदद ली जा रही है।
भारत को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका में बैठे अलगाववादी गुट भारत के खिलाफ खालिस्तानी साजिश रच रहे हैं। खालिस्तानी साजिश और पंजाब रेफरेंडम को लेकर के सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में फेक हैंडल से सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ आर्टिकल पोस्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया में खालिस्तान के नाम पर 29 दिसंबर 2022 को 8,332 पोस्ट किए गए, जिसमें से ज्यादातर पोस्ट के लोकेशन पाकिस्तान में पाए गए। ठीक इसी तरह 15 दिसंबर को खालिस्तान के नाम पर कुल 8,707 पोस्ट किए गए, जिनमें से ज्यादातर पोस्ट की लोकेशन पाकिस्तान और अमेरिका रही। ये भी खुलासा हुआ है कि खालिस्तान के नाम पर जिन हैंडल से पोस्ट किए गए, उनमें से ज्यादातर हैंडल से कश्मीर को लेकर भी भारत के खिलाफ फिजूल बातें लिखी गयी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भारत में खालिस्तानी साजिश नाकाम होने से ये गुट परेशान है। अयोध्या में भारतीय कुश्ती महासंघ की आज होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। जाने माने रेस्तरां की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर पहले ही इस बात की उम्मीद थी कि बैठक से पहले कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं WFI अध्यक्ष को लेकर फैसला किया गया है कि बृजभूषण शरण सिंह अगले 4 हफ्ते तक मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। साथ ही 4 हफ्ते तक WFI की कोई बैठक या कोई कार्यक्रम नहीं होगी। भारतीय कुश्ती फेडरेशन में जारी संग्राम के बीच उम्मीद की जा रही थी कि आज फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन अयोध्या में होने वाली कुश्ती संघ की AGM की बैठक रद्द कर दी गई है। यानी अब AGM की बैठक नहीं होगी। खबरों के मुताबिक WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह 4 हफ्ते तक मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। ये भी फैसला किया गया कि WFI की कोई भी बैठक या कोई कार्यक्रम अगले 4 हफ्ते तक नहीं होगी। बैठक रद्द होने के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से AGM की बैठक में शामिल होने आए पदाधिकारी अब वापस हो रहे हैं। वहीं पहलवानों को धरना खत्म करने के लिए मनाने के बाद खेल मंत्रालय ने पूरे विवाद में उन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो आरोपों के घेरे में हैं। मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ में अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को निलंबित कर दिया है। विनोद तोमर 18 जनवरी को धरने पर बैठे पहलवानों से बात करने भी गए थे, लेकिन पहलवानों ने इनसे कोई बात नहीं की थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कई नामी चेहरों को लेकर एक्शन हो सकता है। संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता राउत का कहना है कि लोकतंत्र में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। दरअसल संजय राउत ने यह बयान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए दिया है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि राहुल गांधी की पप्पू इमेज अब खत्म हो चुकी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ठान ले तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दरअसल संजय राउत से राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के संबंध में सवाल पूछा गया था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होऊ शकतात का? मी म्हटलं लोकशाही आहे, लोकांनी ठरवलं तर कोणी पंतप्रधान होऊ शकते। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि राहुल गांधी की पप्पू इमेज पूरी तरह से अब दूर हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, उससे साफ है कि राहुल गांधी में अब बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। हमारा प्रधानमंत्री है जो हमारी पहला है प्रधानमंत्री जो इतिहास में कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं दिया। और आप राहुल गांधी को देख लीजिए, तो इस किस्म के फर्क देखने के बाद आप ही मुझे बोल दीजिए आप किस बुनियाद से उनको ये पप्पू वगैरह की इस किस्म की बात कर सकेंगे? कभी नहीं। शशि थरूर ने राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद पर कहा कि राजनीति में कई बार इस तरह के बयान चलते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में लड़ने की जरूरत पर कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ होते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को कौन नहीं जानता, लेकिन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा किंग खान को नहीं जानते। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शनिवार को असम में कुछ जगहों पर फिल्म पठान को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर पहले तो हिमंता ने कहा कि कौन शाहरुख खान, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीती रात दोनों में बातचीत भी हुई है। देखिए रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के बीच बीती रात फोन पर बातचीत हुई है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने कल क्या कहा था। दरअसल शुक्रवार को असम के नरेंगी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमा हॉल के बाहर प्रदर्शन किया और फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल ये सारा विवाद पठान फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर हो रहा है। आज सीएम हिमंता ने ट्वीट कर कहा कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने बीती रात 2 बजे मुझे फोन किया। उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई घटना पर चिंता जताई। सीएम हिमंता ने ट्वीट में लिखा है कि मैंने शाहरुख खान को आश्वासन दिया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है।
हेमंता ने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होगी। पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर देश भर में विरोध भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में यूपी बीजेपी के कई बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा जोर दे रही है जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी होंगे। किला फतह करने के लिए बीजेपी अभी से जुट गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी का खासा ध्यान यूपी की लोकसभा सीटों पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले। लोकसभा चुनाव में जीत का प्लान तैयार करने के लिए कुछ दिनों पहले दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और पीएम मोदी ने भव्य रोड शो भी किया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी से मिली सीख को जमीन पर उतारने के लिए लखनऊ में हो रही इस बैठक में रोड मैप तैयार किया जा रहा है। श्रद्धा हत्याकांड केस में दिल्ली पुलिस बड़ी तेजी से जांच कर रही है और आफताब को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश भी कर रही है। इसको लेकर के पुलिस कई महीने से आफताब के खिलाफ एक एक सबूत जुटा रही है और अब इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए बाकायदा ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार की है। फिलहाल इस मामले की चार्जशीट को लेकर लीगल एक्सपर्ट्स की सलाह ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिरी सप्ताह में कभी भी चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। तकरीबन 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट में 100 गवाहों के अलावा फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार बनाया गया है। इसके अलावा श्रद्धा मर्डर केस में उसके प्रेमी आफताब का कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है। हालांकि इन दोनों रिपोर्ट की कोर्ट में बहुत अहमियत नहीं है। गौरतलब है कि 18 मई 2022 को आफताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने लाश के कई टुकड़े किए थे। छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियां और उनकी डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि हड्डियां श्रद्धा की ही थी। ये सब चार्जशीट का हिस्सा हैं। जाहिर है आफताब के खिलाफ पुलिस पुख्ता सबूतों के आधार पर कोर्ट जाने की तैयारी में है। सुकेश चंद्रशेखर को लेकर के आए दिन नई नई बातें सामने आती रहती हैं और सुकेश अपने लेटर से कई खुलासे करते रहते हैं। और इस बार सुकेश ने नोरा के खिलाफ अपना लेटर बम फोड़ा है और नोरा को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए हैं। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी के जरिए खुद के एक्टर जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के रिश्ते को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अगर इस चिट्ठी की माने तो सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन नोरा फतेही इस रिश्ते से जलती थी। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा है कि नोरा हमेशा जैकलिन से ईर्ष्या करती थी। चिट्ठी के मुताबिक नोरा सुकेश को एक दिन में कई बार फोन करके जैकलिन के खिलाफ भड़काती थी। सुकेश का चिट्ठी में दावा है कि नोरा उसका ब्रेन वॉश करती थी और चाहती थी कि वो जैकलिन को छोड़ दे। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि नोरा ने झूठ कहा कि वो उससे कार नहीं लेना चाहती थी। सुकेश के मुताबिक नोरा जब उससे मिली थी तब नोरा के पास महंगी कार नहीं थी, लेकिन उसने और नोरा ने मिलकर एक लग्जरी कार सिलेक्ट की जिसका स्क्रीनशॉट ईडी के पास है। सुकेश के मुताबिक नोरा उसे महंगे बैग और ज्वेलरी की तस्वीरें भेजती थी जो उसने नोरा को गिफ्ट दिए हैं और वो अब तक उन्हें इस्तेमाल कर रही है। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ में जमकर मारपीट हुई। ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। दरअसल आरोप है कि शराब के नशे में दबंगों ने कबड्डी खिलाड़ियों पर हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बस्ती में चल रहा सांसद खेल महाकुंभ अचानक जंग का मैदान बन गया। देखते ही देखते पूरे मैदान में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्टेडियम सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के सामने लोहे के रॉड और डंडे दनादन चलने लगे, जिसमें कई घायल भी हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के सामने मारपीट हो रही है।
घायल खिलाड़ी का आरोप है कि शराब के नशे में दबंगों ने कबड्डी खिलाड़ियों के सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया। कबड्डी खेलने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये खिलाड़ी ग्रुप में किनारे डांस कर रहे थे, तभी छेड़खानी का आरोप लगाकर 10 से 15 लोगों ने इन खिलाड़ियों पर हमला बोल दिया। दबंगों के हमले में एक खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसके सिर पर लोहे के रॉड लगने से लहूलुहान हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निगरानी में जारी सांसद खेल महाकुंभ में बाहरी लोग आकर इस तरह खिलाड़ियों पर जानलेवा हमला करके चले जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सड़कों पर फिल्मी स्टाइल में कपल का रोमांस करता हुआ वीडियो सामने आया। बिना नंबर की बाइक पर इस रोमांस स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई की यह तस्वीर टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर से आपको अंदाजा हो गया होगा कि बाइक सवार दोनों लोगों को रोमांस के सामने न अपनी जान की परवाह है, न ही कानून का डर। वायरल वीडियो की चाहत में सड़क पर स्टंट करने की सनक दोनों पर हावी है। वीडियो शनिवार सुबह का बताया जा रहा है। लड़का और लड़की बिना नंबर की गाड़ी पर स्टंट दिखा रहे थे और उनके दोस्त इस दौरान वीडियो बना रहे थे। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भिलाई की सड़कों पर इस तरह लड़के और लड़की को जिसने भी रोमांस करते देखा हैरान रह गया। बाइक की टंकी पर इस तरह स्टंट कर रहे लड़के और लड़की ने हेलमेट भी नहीं लगाया था। बाइक भी बिना नंबर की थी। ऐसे में अंदेशा है कि जानबूझकर बिना नंबर की बाइक को इस्तेमाल किया गया ताकि पुलिस से बचा जा सके। कुछ दिनों पहले ऐसी ही तस्वीर लखनऊ से भी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के दमोह में एक महिला ने शराब के नशे में खूब हंगामा किया। महिला की हालत ये हो गई कि नशे में उसने अपने पति की भी पिटाई कर दी। सड़क पर अजीबोगरीब हरकत कर रही ये महिला नशे में धुत है। नशे का असर ऐसा कि महिला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सड़क पर चलने वाले लोगों से लेकर आसपास के दुकानदार सब परेशान। पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है। महिला की हरकतों से परेशान होकर आसपास के लोगों ने उसके पति को बुलाया, लेकिन नशा ऐसा कि महिला अपने पति की एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। पति ने थोड़ी सख्ती दिखाने की कोशिश की तो महिला ने अपने पति को भी पीट दिया। यहाँ आके हमने देखा, भाई उसको संभाला, उसने देखो मोबाइल भी फोड़ दिया। ठीक है जी, भाई मोबाइल फोड़ दिया। हम आए, हम पे काबू नहीं हो रही थी तो हमने आपको फोन लगाया 100 नंबर को। पति की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं संभलता देख महिला पुलिसकर्मियों की मदद से नशे में धुत महिला को थाना ले जाया गया। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला शराब के नशे में है और काफी उपद्रव मचा रही है, जो थाने से महिला अधिकारियों को भेजकर उसको थाने बुलवा लिया गया। राजस्थान में एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बट गई। दरअसल चलती मालगाड़ी के 11 वैगन मालगाड़ी से अलग होकर के पीछे ही रह गए। वैगनों के अलग होने का पता लगते ही गार्ड ने ड्राइवर को मैसेज देकर मालगाड़ी को तुरंत रोक दिया। ये तस्वीरें राजस्थान के बारां जिले के कवाई की हैं, जहां कोटा बारां भोपाल रेलवे लाइन पर बारां से छबड़ा जा रही मालगाड़ी शनिवार को अचानक 2 हिस्सों में बट गई, जिससे इंजन के साथ आगे के डिब्बे करीब 1 किलोमीटर आगे तक चले गए, जबकि पिछला हिस्सा पीछे छूट गया। घटना शनिवार सुबह 9:30 बजे की है। बारां जिले में कवाई के अंधेरी नदी की पुलिया के पास ये घटना हुई। करीब 90 खाली डिब्बों में से 11 डिब्बे अचानक से अगले हिस्से से अलग हो गए, जिसके कारण गार्ड भी पीछे छूट गया। डिब्बों के अलग होने का पता लगते ही गार्ड ने ट्रेन ड्राइवर को मैसेज देकर मालगाड़ी को तुरंत रुकवाया। इस बीच 2 इंजन लगी मालगाड़ी 80 डिब्बों को लेकर करीब 1 किलोमीटर आगे चली गई। सूचना पर कवाई स्टेशन से रेलवे की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद मालगाड़ी के इंजन वाले भाग को फिर से पीछे लिया गया और सभी डिब्बों को जोड़ा गया, जिसके कारण करीब 50 मिनट मालगाड़ी मौके पर रुकी रही। उत्तर भारत में मौसम के हाल को अगर अजीबोगरीब कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी तो यहाँ भयंकर सर्दी पड़ जाती है और कभी धूप निकल आती है। दरअसल दिल्ली में शनिवार का दिन 2 साल में सबसे गर्म रहा। साथ ही मौसम विभाग दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है।
दिल्ली समेत जो उत्तर भारत बीते कई दिनों से शीतलहर और कोहरे की चपेट में था, वहां अचानक धूप निकलने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ने लगी है। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 2020 के बाद जनवरी का ये सबसे गर्म दिन था। मध्य भारत में भी मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद इन इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश का ये दौर 26 जनवरी तक चल सकता है। दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ और हरियाणा के कई इलाकों में आने वाले 6 दिनों के बीच हल्की बारिश हो सकती है, यानी गणतंत्र दिवस पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। आईएमडी के अनुसार 21 जनवरी की रात से लेकर 26 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ हर तरफ दिख रहा है और इसी के साथ कई जगहों पर एवलांच की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। गुलमर्ग की इन हसीन तस्वीरों को देखिए। इसे यूं ही धरती का जन्नत नहीं कहा जाता। जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। गुलमर्ग की पहचान ही इस खूबसूरत बर्फबारी की वजह से है। लेकिन आजकल यही बर्फबारी जम्मू कश्मीर में प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। एक तो घाटी में 25 जनवरी तक बर्फबारी का अनुमान है, दूसरा ये कि यहाँ कई जगहों पर एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में जो एवलांच प्रोन जिले हैं वहां पर एवलांच की वार्निंग इशू की गई है। कश्मीर में रात का तापमान तो बढ़ा है, लेकिन दिन के तापमान में काफी गिरावट आ गई है। ये सामान्य से 5 डिग्री कम रिकॉर्ड की गई है। पूरी घाटी में अभी भी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तापमान बना हुआ है। सबसे कम तापमान गुलमर्ग में रहा, जो 0 से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। 23 से 25 जनवरी तक भारी हिमपात की भविष्यवाणी और एवलांच की चेतावनी के साथ गुलमर्ग की बर्फबारी का एक और पहलू भी जुड़ा है। वो ये कि गुलमर्ग में सैलानियों की बहार सी आ गई है। और पुणे में हिंदू संगठनों ने महारैली का आयोजन किया है। लव जिहाद और गौहत्या के खिलाफ रैली की गई है। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा की ये रैली है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारी संख्या में यहां पर लोग जुटे हुए हैं। हाथों में भगवा झंडा लेकर के लोग रैली निकालते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लव जिहाद, गौहत्या के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया है। पुणे की ये तस्वीरें। धर्म परिवर्तन के खिलाफ यहां पुणे में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। लव जिहाद, गौहत्या, ये तमाम मुद्दे उठा करके धर्मवीर देख सकते हैं आप। ये जो इनका रथ चल रहा है उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है धर्मांतरण मुक्त पुणे। इस तरीके की तख्तियां लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं, झंडा बुलंद करते हुए, अपनी आवाज बुलंद करते हुए लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ। ये पुणे की सड़कों पर इस तरीके से जनसैलाब, हिंदू संगठनों की महारैली की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो भगवा ध्वज है, शंख फूके जा रहे हैं। गौहत्या मुक्त पुणे, धर्मांतरण मुक्त पुणे, इस तरह की तख्तियां हाथों में लिए हुए ये संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।